मेरे साथ तरन्नुम बौद्ध और हेमंत कुमार बौद्ध हैं, जो पिछले कई सालों से भीम गीत गाते हैं। पूरा देश इन्हें जानता है, पूरी दुनिया में इनकी पहचान है और कई सारे इनके एल्बम आए हैं। अब जबकि अम्बेडकर युग की वापसी की बात कही जा रही है, तो किस तरह से इनके गीतों का समाज पर असर पड़ रहा है और किस तरह से समाज में बदलाव आ रहा है, इन गीतों का किस तरह से समाज पर असर पड़ रहा है, किस तरह से समाज बदल रहा है, इन्हीं सब बात को जानने के लिए मैं इनसे बात करने आया हूँ। और मेरी कोशिश होगी कि जो समाज में बदलाव हो रहा है, चाहे वो फिल्म के ज़रिए, संगीत के ज़रिए, साहित्य के ज़रिए, इन सारे मुद्दों पर बात हो। तरन्नुम, आप पिछले कई सालों से लगातार भीम गीत गा रही हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स होता है लोगों का? पहली बात तो सभी दर्शकों को जय भीम। मैं पिछले कई सालों से ही नहीं, मैं बचपन से ही समाज में कार्यरत हूँ अपने नृत्य और गीत के माध्यम से। मेरे जो पिताजी थे वो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, जो जिनका देहांत हो गया था सड़क हादसे में, श्रवण कुमार पीपल जी। तो उनके द्वारा बनाया गया एक बामसेफ बाल विकास विहार संगठन था, जिसमें 2.5 साल की उम्र में मैंने पहला प्रोग्राम अपना कैथल हरियाणा में दिया था, जिसमें मैंने एक कविता गाई थी। और उसी के बाद मेरा पूरा एक ग्रुप था डांस का, जो बचपन से ही मैं उसमें कार्यरत थी। और अभी कुछ सालों से ही लगभग जब मैं 9th क्लास में थी, तब से मैंने बाबा साहब के मिशन में गाना शुरू किया। और क्योंकि बड़ी हो गई थी और बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसीलिए यही सब देखते हुए आगे गाने को एक माध्यम बनाया बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब से मैंने अपने गायन के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना, जागरूक करना शुरू किया है, तब से मैं देख रही हूँ कि जो कार्यक्रम बचपन में किया करती थी और जो अब करती हूँ, उस टाइम पे एक तो मीडिया नहीं था, तो लोग उस टाइम पे भी जागरूक थे, बट इतना जितना आज हम प्रभाव देखते हैं युवाओं पर, वो चीज़ नहीं थी। और आज जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा मीडिया के माध्यम से, मीडिया एक सशक्त माध्यम है इसका, जिससे कि हमारी जो प्रतिभा है वो भी निखर कर आ रही है। और जो समाज में हम लोग अपना मैसेज देना चाहते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दे पा रहे हैं। तो पहले के टाइम से आज का जो समय है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब का जो सपना है बौद्धमय भारत का, वो पूरा ज़रूर होगा और उसको होने से कोई नहीं रोक सकता है। आजकल के युवा बहुत जागरूक हो रहे हैं, वो सुनना चाहते हैं। और जैसा कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि आप एक भाषण में जितना लोगों को एक भाषण से जो 30 मिनट या 1 घंटे का होता है, उससे जो समझा पाते हो, उतना ही एक गीत के माध्यम से आप अपने युवाओं को संदेश दे सकते हो। तो ये जो गीत का माध्यम है, ये इसीलिए हमने चुना कि हम अपने गीतों से अपने युवाओं को प्रेरित करें और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं। तरन्नुम के साथ, तरन्नुम का जब भी आप गाना सुनेंगे तो हेमंत भी आपको उसमें दिखेंगे। हेमंत, आपका दोनों का साथ कब से गाने में शुरुआत हुई और आप दोनों कब साथ आए? साथ काफ़ी हमें 5 साल हो गए हैं साथ गाते हुए। और सबसे पहले मैं जय भीम कहना चाहूँगा और आपको साधुवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारे संगीत को जिस तरीके से सुना है, देखा है, आप सराह रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से, तो आपको भी मैं साधुवाद करता हूँ। अभी 5 साल से हम लोग जुड़े और जुड़ने का माध्यम यही था संगीत, कला का क्षेत्र, संगीत का क्षेत्र। हम जब अलग अलग थोड़ा गा रहे थे, क्योंकि मैं भी कॉलेज, हंसराज कॉलेज में था, तो मैं अपना अलग कर रहा था कार्यक्रम, बैंड, रॉक बैंड था मेरा, तो उसमें गाता था, कुछ प्रोफेशनल वर्क्स भी मैं कर रहा था। पर उसके बाद जब मिशन की तरफ, जब मेरे ताऊ जी ने एक कार्यक्रम देखा, तरन्नुम, जो इनके पिताजी के माध्यम से वो कार्यक्रम हुआ था मावलंकर हॉल में, भगवान बुद्ध और उनके धम्म के एक बुक का विमोचन था, तो वहाँ पे ताऊ जी ने देखा कि यार तुम इतना अच्छा गाते हो, बाहर प्राइजेस जीत के आ रहे हो और दूसरे लोगों के लिए, जनरल लोगों के लिए आप गाते हैं, तो मिशन के लिए भी आप गाएं। वहाँ पे एक तरन्नुम नाम की लड़की है, वो गाती है, तो आप भी उस तरफ रुख करें। उनको काफ़ी अच्छा समाज रिस्पॉन्स दे रहा। तो फिर मैं बाद में ताऊ जी के माध्यम से वहाँ पे मैं जुड़ा तरन्नुम से। तो उसके बाद हमारा एक सफ़र शुरू हुआ साथ में कि चलिए हम साथ में मिलके काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब का जो सपना था बौद्धमय भारत का, वो सारी जातियों के लिए था, सबको जोड़ कर रखने का था। तो आज हम अगर मिलके चल रहे हैं तो हम एक संदेश दे रहे हैं कि आप सब, हमारे समाज के जितने भी युवा वर्ग हैं, आप सभी एक साथ आएँ, एक मंच पे आएँ। और ये जो कलाकार क्षेत्र है, संगीत का क्षेत्र है, जो गायन के साथ नृत्य भी तरन्नुम करती हैं, तो ये अट्रैक्ट करता है युवाओं को। खासकर जो युवा वर्ग आज कान में हेडफोन्स लगा के गाने सुनता है, रॉक
वर्जन सुनता है, जैज़ सुनता है, तो हम भी उस तरीके से जो जैज़ है, रॉक है या पंजाबी फोक है या इस किसी भी तरह का फोक है, उसको हम वेस्टर्नाइजेशन करके अपने गाने के माध्यम से, जो हमारे महापुरुषों के, बाबा साहब के मिशन के जो गाने हैं, उनको हम अपने युवाओं को जन जन तक, गाँव हो शहर हो, तो हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं मिलकर साथ में। तो एक छोटा सा हमारा एक कह सकते हैं कि योगदान है समाज के लिए जो हम कर रहे हैं। आजकल करियर के लिहाज से देखें तो बहुत डाइवर्सिटी आई है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, म्यूज़िक हो, हर तरह के लोग आ रहे हैं। अम्बेडकर बात पर फिल्में बन रही हैं, दलित डायरेक्टर आ रहे हैं, दलित प्रोड्यूसर आ रहे हैं। अभी कई फिल्में आई, कब्बाली आई, उसके पहले सैराट थी, काफ़ी कमर्शियल सक्सेस रही। आप लोगों ने करियर के लिहाज से भी तय किया है कि आप लोग चूँकि म्यूज़िक के फील्ड में हैं, संगीत के क्षेत्र में हैं, तो करियर के लिहाज से आप लोगों ने क्या तय किया है? मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर रही हूँ, दौलत राम कॉलेज से। और संगीत के विषय में मेरे पिताजी का ये सपना था कि मेरी बेटी मिशन के लिए ही गाए, क्योंकि दूसरे समाज के लिए गाने के लिए तो बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। और एक समय था जब कुछ नामी सिंगर्स ने बाबा साहब के लिए गाने के लिए मना किया। तो एक वो युग था जब मेरे पिताजी का समय था, तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि आज ये समय है कि ये लोग बाबा साहब के लिए गाने के लिए भी मना कर रहे हैं। संगीत की फील्ड होने के नाते नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो उन्होंने बोला कि हमारे समाज की यही लता मंगेशकर या यही और कोई सिंगर बनेगी, मेरी बेटी मिशन के लिए ही गाएगी। और उन्होंने मंच के माध्यम से ये लोगों को बोला कि मेरी बेटी मिशन को ही समर्पित है। और रही बात करियर की, तो मुझे संगीत में प्रोफेसर बनना है। मेरा संगीत का प्रोफेसर बनने का सपना है। और अपने जो संगीत का योगदान है गायन के माध्यम से, मैं अपने समाज को ही समर्पित करना चाहती हूँ। और यदि मुझे आगे कहीं पे फिल्म की दुनिया में या बॉलीवुड में कहीं भी गाने का मौका मिलता है तो मैं गाऊंगी, लेकिन वो किसी भी वो धार्मिक नहीं होगा, रिलीजियस नहीं होगा। होगा तो मेरे बौद्ध धर्म का होगा, बाबा साहब का होगा। मैं किसी अन्य जो भी मनुवाद है दूसरे, उसके लिए नहीं कभी गाऊंगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है और मेरे पिताजी का सपना है, जिसके खिलाफ मैं कभी नहीं जा सकती और ना ही जाऊंगी। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो मेरा संगीत है, जो भी मैं करना चाहती हूँ, मेरा समाज के लिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कमर्शियल गाने सब जो होते हैं वो किसी मनुवाद को बढ़ावा देते हैं, रिलीजन कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। अगर नॉर्मल गाने आए, जो फिल्म में ऐसे प्रोग्रेसिव गाने आते हैं, वही मैंने कहा कि यदि इस तरीके का मुझे गाने का अवसर मिलता है तो मैं ज़रूर गाऊंगी। लेकिन यदि वो किसी भगवान या किसी पाखंडवाद को, अंधविश्वास को, अगर उसके लिए वो गायन होगा, तो चाहे मुझे कोई कितने भी पैसे या कितना भी मुझे बड़ा लालच दे, वो मुझे एक्सेप्टेबल, मतलब मैं वो नहीं कर सकती, मैं वो नहीं करूँगी, यही सच है। ये तो बड़ी बात कही आपने, हिम्मत चाहिए इस तरह की बात करने के लिए। और यही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि अम्बेडकरवाद की वापसी हो रही है, अम्बेडकर युग की वापसी हो रही है। हेमंत, आपकी बात करें तो आपने भी यही तय किया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लता मंगेशकर जी, जिनको एक संगीत की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, भारत रत्न उन्हें मिला है, तो उन्होंने भी कभी वर्गल गाने नहीं गाए। वर्गल गाने नहीं गाए तो आज उन्हें भारत रत्न में मिला। तो उनका एक दृढ़ संकल्प था कि मैं वर्गल गाने नहीं गाऊंगी, तो वो वहाँ तक पहुँची हैं और आज संगीत में बहुत बड़ा नाम है। कोई ऐसा नहीं होगा जो उनको ना जानता हो। तो आज अगर हम कहते हैं कि हम पाखंडवाद के लिए नहीं गाएंगे, जातिवाद के खिलाफ नहीं गाएंगे, पाखंडवाद और जातिवाद के पक्ष में नहीं गाएंगे, जातिवाद के पक्ष में नहीं गाएंगे, और जितना भी अंधविश्वास है इस भारत में, जो बाबा साहब जिसकी कमर तोड़ना चाहते थे और जातिवाद का जो बीज नाश करना चाहते थे, उसके खिलाफ जो हम काम कर रहे हैं, जो उसके तरीके से जो काम करना चाह रहे हैं, तो वो हम ज़रूर करेंगे। और बाबा साहब का जो सपना है, जो हमारे महापुरुषों ने जो हमें रास्ता दिखाया है, वो हम उसके ऊपर काम करेंगे। और करियर में अभी जिस तरीके से आपने देखा ही होगा कि अभी फाइनली जनवरी से और अभी अप्रैल तक हमारे कई कार्यक्रम हुए मुंबई में। तो मुंबई में भी शंकर महादेवन जी थे, और यहाँ पे हमें राजेश ढाबरे जी, जिन्होंने बुद्धि बुद्ध एल्बम, सिद्धार्था, वो एल्बम्स बनाई, उन्होंने सुन के हमें दिल जो सुना और उन्होंने हमें मुंबई में इनवाइट किया और गाने के लिए। तो वहाँ पे बड़े बड़े मंचों पे जो शंकर जी थे, अलका याग्निक थी, शान थे, खुद राजेश ढाबरे जी थे, उन्होंने हमें उस मंच पे आमंत्रित किया। उसके बाद भारत रत्न जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड था मुंबई में 2016, तो वो हमें मुंबई में मिला, जहाँ पे सलमा आगा जी के हाथों से हमें सम्मानित किया गया।
वहाँ पे हमने गीत गाया, जन्मदिन भीमराव का आया, 125वां जो जन्म दिवस था जिस साल जो मनाया गया पूरे देश में, वो गाना देश में का मैं बताना चाहूँगा कि कनाडा वगैरह भी, मैं जहाँ पे भी मेरा राइज हैं, मेरे पास खबरें आई, कुछ वीडियोस भी आई कि वहाँ पे वो बाबा साहब के गानों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे गानों को भी बजा के बाहर के देशों में भी। तो हमें बड़ी खुशी हुई, वो गाना वहाँ पे बजा। और वहाँ पे वो जब हम गाना गा रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, तो वहाँ पे सलमा आगा जी थे, उदित नारायण थे, पंकज उदास जी थे, और काफ़ी जो बड़े बड़े हस्तियाँ थी बॉलीवुड की वहाँ पे बैठी थी सामने। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि बाबा साहब के गाने गाते हुए हम बॉलीवुड की एक प्रथम सीढ़ी पे हम वहाँ पे चढ़ पाए हैं। तो आगे भी हमें अभी ऑफर्स आ रहे हैं मुंबई में, तो अभी हम चूज़ करेंगे कि हम किस तरह के गाने गाएं, और आगे चल के हम बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को, क्योंकि जो हमारा बहुजन समाज का मूवमेंट है वो अंधविश्वास से दूर है, बुद्ध का जो धम्म है वो अंधविश्वास से दूर है, सच्चाई का रास्ता है। तो हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे, शुद्धता से चलेंगे। इससे पहले कि हम और आगे बातचीत करें, आप दोनों कुछ जरूर गाएं नेशनल दस्ता के दर्शकों के लिए, थोड़ा सा कुछ। मैं अभी आप दोनों गाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग कोरस में ही गाते हैं ना साथ में। हाँ ठीक है। तो जो इस साल का हमारा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गीत रहा 2016 का, जो हमने बाबा साहब को अपनी ओर से आदरांजलि देते हुए उनकी 125वीं जयंती पर मनाया, और जिसको पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी बहुत सराहा, तो उस गीत को आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। जो टी सीरीज़ एल्बम हमारी आई है, जय भीम लगे जब नारा, उसी का गीत है। जन्मदिन भीमराव का आया, मनाओ सारे मिलके। जन्मदिन भीमराव का आया, मनाओ सारे मिलके। जन्मदिन भीमराव का आया, मनाओ सारे मिलके। जन्मदिन मेरे बाबा साहिब का, खुशियाँ मनाओ मिलके। जन्मदिन भीमराव का आया, मनाओ सारे मिलके। अप्रैल 14 तिथि आई, धन्य है तू भीमा बाई, लाल तूने पाया सुखदाई, कीर्ति दुनिया में है छाई। राम जी राव का है प्यारा, बताओ सबको मिलके। जन्मदिन भीमराव का आया, मनाओ सारे मिलके। और यही वो हमारा गीत है जो 125वीं जयंती पर हमने बाबा साहब को समर्पित किया, बाबा साहब को एक अपनी ओर से आदरांजलि दी। और बहुत से मंचों पे इस गीत को हमने खासकर इसी तरीके से मनाया कि वाकई में एक जन्मदिन का जश्न हो, और जो हमारे युवा हैं वो इस गाने पर थिरक पाएँ, इसको पसंद करें, और ऐसा हुआ भी। तो यही वो गीत था जो हमने बाबा साहब की 125वीं जयंती पर मनाया। और जो मुंबई में बॉलीवुड का बाबा साहब की 125वीं जयंती पर भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अवार्ड्स था, जिसमें हेमंत और मुझे बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल और फीमेल का अवार्ड वहाँ से मिला, जो हमें सलमा आगा जी ने दिया। वो वहाँ पे भी हमने पूरे बॉलीवुड के सामने यही गीत प्रस्तुत किया था, और बहुत लोगों ने उसे सराहा। आप लोग की पहुंच बम्बई तक है और हॉलीवुड तक है। अभी पिछले दिनों ही मैं बॉलीवुड का एक प्रोग्राम देखा था CNN पर, तो वहाँ डाइवर्सिटी को लेकर बात हो रही थी कि अश्वेत जो कलाकार हैं उनके साथ भेदभाव होता है। आप लोग तो अम्बेडकरवादी गीत गाते हैं, तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि एक नाक भौंसी करते हैं लोग, एक तन जैसा भाव होता है, क्योंकि वहाँ भी डाइवर्सिटी नहीं है बम्बई में, मुंबई में भी एक वर्ग के लोग हैं, तो कभी इस तरह का भी महसूस हुआ? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं कॉलेज में जो मैं एक बैकग्राउंड जो था मेरा पुअर था। पिताजी एक मूवमेंट में जुड़ गए थे, फुल टाइमर सोशल मूवमेंट में जुड़ गए थे। तो उसके बाद जब मैंने अपना करियर शुरू किया, और उसके साथ साथ जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो अपनी फ़ीस निकालने के लिए मैं प्रोफेशनली गाता था। तो वहाँ पे भी हमें जातिवाद का दम झेलना पड़ा। और जब जैसे जैसे हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा था, तो जैसे मैंने देखा कि हमारे ही कुछ लोग जो उस फील्ड में रहते हैं, खासकर हमारे जो समाज के भी हैं और दूसरे अन्य समाज के भी हैं, तो वहाँ पे कहा कि यार ये फलाने जाति का नाम लेके कि फलाने इस जाति के लोगों को आप इतना क्यों सर पे चढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की बातें वहाँ पे मुझे सुनने को मिली, और धीरे धीरे करके उन्होंने अंदर ही अंदर किसी तरीके से जो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलता था गाने का, जो फ़ीस मुझे मिलती थी, वो एक तरीके से बंद करा दी गई, और मैं कॉलेज की फ़ीस निकालने के लिए वहाँ गाता था।
तो इस तरह का भी बॉलीवुड में भी अभी मैं बॉम्बे में कैसा रिस्पांस रहा? वहाँ भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई होंगी, क्योंकि मैंने सैराट फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं किसी और जाति से होता, अगर मैं दलित नहीं होता, तो मेरे लिए और संभावनाएं थी। खैर अब तो सैराट इतनी बड़ी हिट हुई है, तो आपके काम को भी लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट मिलने में इस तरह में कभी कुछ इस तरह का भेदभाव महसूस होता है? अभी फ़िलहाल तो वहाँ पे है, क्योंकि मेरे और भी दोस्त हैं वहाँ पे, मित्र हैं जो कॉलेज से वहाँ गए हैं, कुछ अपने समाज के हैं, कुछ एक्टर्स हैं, कुछ सिंगर्स हैं, तो हमारे लोगों को अभी वहाँ प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है फ़िलहाल, अभी रिसेंटली जो हो रहा है। हाँ, अभी जैसे अम्बेडकरी युग चल रहा है, हमारे कुछ कलाकार जैसे सैराट एक बहुत बड़ा एक निकल के आया, एक मील का पत्थर साबित हो रहा है बॉलीवुड में। कव्वाली भी आई है, कबाली जो फिल्म है वो भी आई है, तो इतना बड़ा वहाँ पे अभी एक धीरे धीरे शुरुआत हो रही है और बहुत ही अच्छी शुरुआत हो रही है, मैं कहना चाहता हूँ। तो वहाँ पे फ़िलहाल हमारे लोग संघर्षों के बल पे वहाँ पे पहुँचे हैं और मुझे लग रहा है कि वहाँ पे अपना जो कौशल है, जो कला है, वो दिखाने में सफल भी हो पाए हैं और सराहना भी काफ़ी लोगों को वहाँ पे मिली है, सफलता मिली है। तो फ़िलहाल हमें अपने संघर्षों के दम पे अभी हमारा समाज थोड़ा सा कला के क्षेत्र में थोड़ा पीछे रहा है। पीछे रहा क्या है, उसे पीछे कर दिया गया है, क्योंकि जहाँ पे शिक्षा का अभाव था, शिक्षा हमें नहीं दी जाती थी, पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो संगीत की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, कला की बात आप छोड़ दीजिए, वो सारा ख़त्म कर दिया गया था। तो अब उस समय से थोड़ा सा चेंज आया है, पर वहाँ पे भी जातिवाद है। मेरे कुछ जिन मित्रों से मेरी बात होती है तो वहाँ पे भी जातिवाद उन्हें झेलना पड़ता है। लेकिन आप इसी विषय में मैं भी ये बोलना चाहूँगी कि जातिवाद तो है, ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारा मिशन भी जारी है उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं ये सभी को बता देना चाहती हूँ कि मैंने आज तक ऐसा कुछ फेस नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट की पूछ होती है। यदि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, आपने उतना हार्डवर्क किया है कि आप उनको डिफीट कर पाओ, तो एक लेवल तक कब तक आपको कोई डिफीट करेगा? जब हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हमारे बाबा साहब को इतना डिफीट किया गया, तब भी वो भारत का संविधान लिख सकते हैं, क्योंकि उस समय भी बहुत से लोग थे, बहुत सब। तरन्नुम, एक मैं ऐसे सवाल है मेरा, इसे आप बहस न समझे कि टैलेंट आप भी मानती हैं या मौका मिलना ज़्यादा ज़रूरी है? टैलेंट पहले होना चाहिए, तभी मौका मिलेगा, क्योंकि मौका मिलना, मौका इज ऑल अबाउट, अगर आपको मौका चाहिए तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो टैलेंट होना चाहिए, तभी आप अपने पूरे समाज को रिप्रेजेंट आपको लगता है कि टैलेंट कोई पैदाइशी चीज़ होती है, या वो आपके परवरिश से आती है, या वो आपके माहौल से आता है? आप जिस तरह के बैकग्राउंड में पले बढ़े, अगर आपको शुरू से ही पढ़ने लिखने दिया जाए, आपको संगीत सीखने दिया जाए, एक तबका जो जिसको वंचित रखा गया है, हाशिए पर रखा गया, उसे स्कूल नहीं जाने दिया गया, उसे मौका ही नहीं दिया गया, तो वो टैलेंट कैसे विकसित होगा? इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे पुराने समय में भी बहुत से उस्ताद हुए हैं और जो समाज से ही थे, जैसे कि आप हरि प्रसाद चौरसिया जी, वडाली ब्रदर्स और कई सारे पासी समाज के जो बहुत से सिंगर्स हैं, कैलाश खेर, मतलब बहुत से ऐसे हमारे समाज के ही गायक हैं जो बहुत पुराने समय से निकले हैं। ये लोग शिक्षा में ज़रूर शायद पीछे रहे होंगे, लेकिन अगर आप संगीत के उससे उनको देखेंगे तो वो किसी से कम नहीं है, और उनके संगीत ने ही आज उनकी पूछ पूरे संसार में, पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी कराई है। और मैं यही बताना चाह रही थी कि यदि आप रियाज करेंगे, यदि आप उसमें लगे रहेंगे, उसके लिए अपने, जैसे कि संगीत कोई मतलब पैदा होते ही आने वाली चीज़ नहीं है, इसको सीखना पड़ता है, बरसों रियाज होता है, उसके बाद आप कुछ गाने लायक होते हैं। मैं अपने लिए भी ये बोलती हूँ कि संगीत की कोई सीमा नहीं कि आपको आ गया। इस बहस को विराम दूंगा। मैं एक ऐसे एक्टर को जानता हूँ जिनकी बैक टू बैक दर्जनों फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन उनके चूंकि उनका बैकअप था, उनको मौका मिला, तो उनकी एक फिल्म सुपर हिट भी हो गई। चलिए इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं भी नाम नहीं लूँगा। उस एक्टर को पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि उनके कितने बैक टू बैक फ्लॉप हुए, लेकिन उनके लिए इतने मौके गढ़े गए कि एक फिल्म उनकी चल गई। और क्या लगता है आप लोग को कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना रियाज कर रहे हैं, आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? चूँकि अम्बेडकरवादी मिशन से तो आप लोग जुड़े हुए हैं, जीवन भी उसी को समर्पित किया है, और इधर लगातार आपके एल्बम्स आ रहे हैं, तो लोग का रिस्पांस भी मिल रहा है, अब मौका भी बन रहे हैं और लोग रिस्पांस भी कर रहे हैं।
स्टेज शो पर क्या रिएक्शन होता है लोगों का? फिल्म जब मुंबई आपने एल्बम्स के लिए गाया तो उसका क्या रिस्पॉन्स होता है? ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है? ये बात तो सही है कि सही मायने में ज़्यादा मज़ा वहाँ आता है जहाँ पे लोग आपके गीत को सुनते हैं, समझते हैं, उनमें वो क्षमता होती है कि वो समझ पाए कि हम गा क्या रहे हैं। और आज के समय में जैसे कि हम देखते हैं कि संगीत के माध्यम से जो हम मेन चीज़ क्या है कि करियर जो है आपका, संगीत हम मिशन के लिए गाते हैं और गाते रहेंगे, वो तो अंत तक चलेगा। लेकिन उसके अलावा जैसे कि अभी भी मैं संगीत में शिक्षा उत्तीर्ण कर रही हूँ, आगे भी करूँगी, मुझे पूरा डॉक्टरेट करना है संगीत से। और उसके बाद जो हमारे समाज के गरीब बच्चे हैं जो संगीत नहीं सीख पा रहे हैं किसी भी वजह से, या कुछ भी है उनके प्रॉब्लम है उनको फाइनेंशियल, या और संगीत के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं, तो हम उन्हें भी सिखाने का काम करेंगे। ये हमारा आगे का एक सोचा हुआ प्लान है, जो कि अभी पहले खुद हम अपने जो मुझे जैसे प्रोफेसर बनना है मैं बन जाऊं, उसके बाद वो चीज़ करूंगी। और ये बात सही है कि जहाँ पे हज़ारों और लाखों की ऑडियंस होती है, जो मज़ा वहाँ पर गाने में होता है, जो वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स से होता है, वो जहाँ पे थोड़े लोग होते हैं वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाती है। क्योंकि अब जैसे हम मुंबई लाइव में ज़्यादा लाइव जो होता है उसमें एक अलग ही मज़ा होता है, जहाँ पे पूरा ऑर्केस्ट्रा हो, पूरा बैंड हो, हर चीज़ हो। वहाँ पे जब हम गाते हैं तो हम एक की जगह 10 बातें और समझा पाते हैं लोगों को। लेकिन जहाँ पर हमें एक ट्रैक पे ही गाना है, उस तरीके से गाना है, तो वहाँ पे वो चीज़ें सीमित हो जाती हैं। हेमंत, आपने क्या करियर प्लान किया है? मेरा करियर प्लान यही है कि संगीत में जो हम शिक्षा दीक्षा कर रहे हैं, अपने ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मेरा जो बॉलीवुड के अंदर जो एंट्री जिस तरीके से अभी बहुत मुश्किल है फ़िलहाल, तो मौका जिस तरीके से मिलेगा उसके इंतज़ार में हम लोग हैं। और अपना जो रियाज़ है वो हम बैलेंस करके चल रहे हैं, करियर के साथ अपना मिशन को साथ में लेके चल रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं नहीं हैं जिससे हम अपने आप को वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएँ। और जितनी भी अभी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, टी सीरीज़ बहुत बड़ा वर्ल्ड में नाम है म्यूज़िक कंपनी, बचपन से मैं सुनता आया था, गुलशन कुमार। तो मेरा एक सपना था कि हम वहाँ पे करेंगे। तो टी सीरीज़ में जाना कोई एक किसी मतलब बहुत आसान नहीं है। तो वहाँ पे जाने के लिए हमें पता है कि हमने अपने कम से कम रिसोर्सेज में वो काम हमने किया कि टी सीरीज़ वालों को वो गाने पसंद आए। और वो गाने जब पसंद आए तो वहाँ हमने सीडी भेजा, वहाँ से सेलेक्ट हुआ। उसके बाद उस कंपनी ने हमें मुंबई बुलाया, हमारा साइन लिया, सब कुछ जहाँ पे हमारा बाउंड साइन हुआ, वहाँ पे हमारा एग्रीमेंट हुआ। तो हमने उसके बाद एक महीने इंतज़ार किया। हमें लग भी नहीं रहा था कि सपने की तरह लग रहा था कि टी सीरीज़ वहाँ पे हमें सीडी छाप के देगा भी या नहीं देगा। तो वो हम एक मौका सोच रहे थे यार, ये पता नहीं, रात भर नींद नहीं आती थी कि यार वो सीडी छाप भी देंगे। रोहित वेमुला वाला गीत था, रोहित तेरी शहादत से क्रांति का आगाज़ हुआ, उसके लिए तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये गीत आप सबसे पहले डाल दीजिए, क्योंकि हमें ये था कि शायद हमारे और गाने तो एक बार को टी सीरीज़ पब्लिश कर देगा, लेकिन जो रोहित वेमुला है वो उस टाइम पे करंट इशू था, तो ये होगा या नहीं। तो हमने जो सबसे पहले टी सीरीज़ से उनके यूट्यूब चैनल पर जो गीत अपना उनसे बोला कि आप इसे अपलोड कीजिए, वो रोहित का गीत था। रोहित तेरी शहादत से क्रांति का आगाज़ हुआ, क्रांति की चिंगारी से संगठित बहुजन समाज हुआ। तो ये जो गीत था इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई हमारी वहाँ पे। मैं उनका नाम नहीं लूँगा जो वहाँ पे हेड थे। तो वहाँ पे उनसे हमारी बात हुई, हमने उनको कन्विंस किया सर ये गाना आप ज़रूर डालिए। अब उनके माइंड में क्या था क्या नहीं, या उनको वाकई में हमारा गाने पसंद आए थे, क्योंकि गाने पसंद आए तभी उन्होंने हमें बुलाया। तो जब वो म्यूज़िक की हमारी बात हुई कि सर हमें प्लीज़ ये गाना आप ज़रूर डालिए, उन्होंने मना किया था कि रोहित वेमुला हम नहीं डाल पाएंगे। गा के सुनाइए ना आप दोनों लोग रोहित वेमुला जो। हाँ, रोहित तेरी शहादत से क्रांति का आगाज हुआ, रोहित तेरी शहादत से क्रांति का आगाज हुआ, क्रांति की चिंगारी से संगठित बहुजन समाज हुआ, क्रांति की चिंगारी से संगठित बहुजन समाज हुआ, रोहित तेरी शहादत से क्रांति का आगाज हुआ, रोहित तेरी शहादत से क्रांति का आगाज हुआ। एक तेरे जाने से लाखों रोहित ने जन्म लिया, तेरे इस बलिदान का बदला युवाओं ने बढ़कर लिया, खून का
बदला खून से हमें भी लेना आता है, मिशन पे यारों कुर्बान होने का सही वक्त है आ गया। रोहित तेरी शहादत से क्रांति का आगाज हुआ, रोहित तेरी शहादत से क्रांति का आगाज हुआ, रोहित तेरी शहादत से क्रांति का आगाज हुआ। आपने शास्त्रीय संगीत भी सीखा है, आपने आपने क्लासिकल डांस भी सीखा है, तो और आप दोनों की इतनी डैशिंग पर्सनालिटी है, तो आप लोगों ने एक्टिंग के बारे में कभी नहीं सोचा? सर एक्चुअली क्या है कि एक इंसान अगर सब कुछ करना चाहे तो वो कभी कभी कुछ भी नहीं कर पाता, तो या फिर बहुत कुछ कर जाता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं और अपने पारिवारिक परिस्थितियों और हर चीज़ को देखते हुए जब एक निष्कर्ष पर आते हैं तो फिर यही होता है कि पहले एक चीज़ में आगे बढ़ा जाए, उसके बाद दूसरी चीज़ों के लिए सोचा जाएगा। बाकी मेरे को नृत्य, डांस, एक्टिंग आप कुछ भी करवा लीजिए। मेरे पास मेरे स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम के अगर मैं आपको बताऊं तो आज 800 से ऊपर सर्टिफिकेट्स हैं और मेरी ट्रॉफीज़ की भी आप देख सकते हैं, वो अंदर वाले रूम में हैं। अब तो मान लीजिए कि टैलेंट जैसा कुछ नहीं होता है, आपकी लगातार मेहनत ही आपको सफल बनाती है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको वही बोला कि मेहनत बचपन से हो रही है तभी हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे मुझे हैं। लगता है भारत में टैलेंट का मतलब होता है जैसे किसी जाति में जन्म लेना, पैदाइशी कुछ टैलेंट हो। बहुत लोग कहते हैं, मुझे लगता है कि आप लगातार क्या कर रहे हैं उसमें ज़्यादा सफलता की गारंटी छुपी होती है। आपको क्या लगता है? कुछ कुछ ऐसा है, मैंने देखा है क्योंकि एक पर्टिकुलर एक स्वर्ण समाज के एक सिंगर हैं, शायद आप लोगों ने भी सुना हो, तो उनको मैंने सुना, वो इतना मतलब फ्लैट गाते हैं, आप कह सकते हो उतना फ्लैट गाते हैं, और मतलब उनको इस तरीके से वहाँ के स्वर्ण समाज के लोगों ने उनको कुछ ना कुछ ऐसा सपोर्ट किया, मौका दिया, तो वो फ्लैट गाते हुए भी आज बहुत बड़ा नाम उधर बने हैं। एक हाँ, 100 टेस्ट मैच खेलेंगे तो 2-4 सेंचुरी तो आ ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही ऐसा ही है जी। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग किसी की आलोचना नहीं करें, बस हम लोग बात करें आपस में। जब एक्टिंग तो ऐसे भी आजकल एल्बम आ रहे हैं तो एक्टिंग तो उसमें करनी ही पड़ती है, एक्टिंग तो हो ही जाती है। वही जैसे हमारा जब स्टेज पे भी हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हर चीज़ आपका एक परफॉर्मेंस की लैंग्वेज होती है, जिसमें आपके एक्सप्रेशंस, आपका जो लोगों से बातचीत करना है, आपका कन्वर्सेशन, आपका ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर आपको अगर मेरा कोई गीत है जो कि बहुत सैड है तो जाहिर सी बात है कि फेस पे वो एक्सप्रेशंस आने चाहिए, तभी हमारी ऑडियंस को, श्रोताओं को वो चीज़ समझ में आती है, क्योंकि एक्टिंग बहुत मस्ट है किसी भी कला में। व्यूअरशिप को लेकर हर कोई सोचता है, आपको लगता है कि अब अम्बेडकरवादी गाना हो या जो सोशल जस्टिस के गाने हैं उसके लिए एक मार्केट भी तैयार हो रहा है, क्योंकि बहुजन समाज ही सबसे ज़्यादा है जनसंख्या में, तो एक पहले एक डर था कि एक हम जाति विशेष को लेकर या एक विचारधारा विशेष को लेकर गाएंगे तो बाकी लोगों से कट जाएंगे, लेकिन आप लोग जिनके लिए गा रहे हैं वो तो बहुसंख्यक है, तो ये एक डर खत्म हुआ है लोगों के मन से या अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है? बिल्कुल वो डर खत्म हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले, जैसे मैंने बताया, मैं गाना गाया करता था, कुछ भजन संध्याएं भी मैंने की, तो वहाँ पे जिस तरीके से आज मैं इस तरफ हूँ, बिल्कुल अम्बेडकरी मूवमेंट में हूँ, मतलब उनकी विचारधारा के उलट, उन जो मनुवादी विचारधारा के उलट ये हमारी विचारधारा है, तो वहाँ पे आज हमने बिल्कुल एक रिस्क कह सकते हैं कि हम उधर खड़े हैं, उनके अगेंस्ट खड़े हैं। वहाँ पे हमें पैसा जहाँ से मिलता था, जो हम अर्निंग सोर्स कह सकते हैं या अपना पेट पालने के लिए एक सोर्स कह सकते हैं, वहाँ से हमने हट के अपना बहुजन मूवमेंट को हमने चुना है। तो वहाँ से आज हमारे बहुजन समाज में मार्केट डेवलप होनी शुरू हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे व्यूवरशिप बढ़ रहे हैं, मैंने देखा है कि आप भी देखेंगे जाके, कुछ जो हमारे यूट्यूब पे गाने थे तो हमने ज़्यादा, जितना भी जो थोड़ा सा हमने शेयर जो किया, ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं कर पाए क्योंकि मीडिया हमारा नहीं दिखाता है। तो वो टी सीरीज़ के जो हमारे व्यूज़ हैं वो 10,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं, एक अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हम जितना भी कर पाएँ। और अभी फ़िलहाल उस माध्यम से हमारे व्यूवरशिप हज़ारों में पहुँचे हैं। मार्केट लगता है कि यूथ जो हमारा है वो तैयार कर रहा है, खासकर यूथ जो आ रहा है। हमारे गाने डाउनलोड करने के लिए हमें फ़ोन आते हैं अलग अलग। अभी परसों की बात है, मेरे को आगरा से कोई फलाना जगह से कोई फ़ोन कर रहा था कि सर आपका वो जय हो भीम महान हो गाना मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिए, हमें अपने फलानी जगह पे चलाना है। तो वो चीज़ जो है, अब हालांकि अभी हम उसको बेच नहीं सकते हैं क्योंकि बहुजन समाज अभी तैयार नहीं हुआ है कि हम अपने गाने बेचें या वो ख़रीद लें, क्योंकि अभी गांव देहात में गाने, हमें आपको बताऊं, हमें प्रोग्राम्स भी
हमें फ्री में करने होते हैं। एक सोशल इवेंट हम जाते हैं तो हमें कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मिलता है, हमें सिर्फ वहाँ पे जाने का जो भी ऑर्नामेंट वो हमें देते हैं अपनी तरफ से, वो हम लेके आते हैं। कोई अभी हमारा कोई प्राइस ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि बहुजन समाज के कार्यक्रमों के लिए मार्केट में हम फलाना एक पर्टिकुलर रेट रखें। तो अभी मार्केट शुरुआत हुई है, बहुत छोटे लेवल से हुई है। और मैं बताना चाहता हूँ, एक हिंदू न्यूज़पेपर द हिंदू में हमारा इंटरव्यू लिया था, तो वहाँ पे भी मैंने कहा था कि अब तक जो हमारे साथ हुआ उसका हमें गम नहीं है, लेकिन दुनिया को ये बतलाना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो वो चीज़ हमें दिखानी है और आज हम दिखा भी रहे हैं। टी सीरीज़ ने एक्सेप्ट किया और इतनी बड़ी कंपनी है वो हमारे गानों को लॉन्च कर रही है। मुंबई में हमारे गाने सुने जा रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स के सामने हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो मार्केट थोड़ा सा शुरू हुआ है, बाकी अभी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुजन समाज 85% अगर एक हो जाता है तो बॉलीवुड बनाना हमारे लिए बहुत आसान है, हम खुद का बॉलीवुड खड़ा कर सकते हैं। मैं भी इस बात को महसूस करता हूँ, चाहे आप किसी भी पेशेवर में जाएं, जब सोशल जस्टिस की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, तो एक संघर्ष तो है ही। संघर्ष आप लोग भी कर रहे हैं, एक थ्रीट भी होता है। आप किसी जब अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर काम करते हो तो जो वो तबका जिसके वो खिलाफ जाता है, जो कि सत्ता में है, ब्यूरोक्रेसी में है, जो रूलिंग है, इस देश में रूलिंग है, वो एक तरह से साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाते। कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ कि नहीं, चूँकि छोटे छोटे प्रचारों से भी वो लोग घबराते हैं, नेशनल दस्तक की पहल पर भी लोग की बड़ी ऐसी प्रतिक्रियाएं होती है जो मैं आपको नहीं बता सकता, तो इस तरह का कभी आप लोग के साथ भी हुआ कि नहीं आप ये क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए ये सब? मैं तो क्योंकि बचपन से ही मिशन के अपने मोमेंट में कार्यरत हूँ, तो मुझे तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला कि आप इस चीज़ में अपना जो योगदान है वो ना दें और अम्बेडकरी मिशन को आगे ना बढ़ाएं या कुछ इस तरीके की बातें। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, या फिर मुझे किसी और ने अपनी ओर खींचने की कोशिश की हो कि आप हमारी तरफ आ जाएं और हम आपको जो भी लालच है कुछ इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि मेरा मुझे जो अपने मिशन के लिए करना है वो करना है, मुझे कोई इस चीज़ से रोक नहीं सकता है, और यही मेरा दृढ़ निश्चय है अपने मिशन। आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस 2-3 बार हुआ कि मुझे ऑफ़र आया कि आप वहाँ से छोड़िए और हम आपको फलानी एक बहुत बड़ी पार्टी, देश की रूलिंग पार्टी, उसने मुझे ऑफ़र किया कि आप हमारी तरफ आएँ, हम आपको एक प्रदेश में पद देंगे और आप अम्बेडकरी मिशन मूवमेंट के तो गाएं हमारे भी महापुरुषों को उसमें मिक्स करें। मतलब उन्होंने कहा कि मिक्स करके आप गाएं। वो चीज़ मुझे, क्योंकि मेरे स्वाभिमान, मेरे बाबा साहब ने जो स्वाभिमान मुझे दिया है, तो वो मुझे हुआ नहीं, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया उसे। और मेरे पिताजी का जो ज़िंदगी भर की कमाई है, जो उन्होंने फुल टाइम अपना समाज को दिया है, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। बाकी चीज़ें होती हैं कि आप मिक्स करके उस चीज़ को गाएं, क्योंकि अभी जिस तरीके से पॉपुलैरिटी हमारी बढ़ रही है और बहुजन समाज जिस तरीके से हमें प्यार दे रहा है, हम गाँव में जा रहे हैं, छोटे से छोटे प्रोग्राम में जा रहे हैं, जो लोग खासकर युवा वर्ग राजस्थान में हो या कितने भी समाज में, तो वो हमें बुला रहा है, प्यार दे रहा है कि आप आएँ हमारे, प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में आएँ, हमारे गाने सुनाएं। तो वो अभी फ़िलहाल उस तरीके से राजनीतिक पार्टियां हमारी तरफ आती हैं या कुछ कहते हैं कि मिक्सअप करें, पर हमें एक्सेप्ट नहीं होता है वो चीज़ें। कोई ऐसा भीम गीत सुनाई ना जो आप लोग को पसंद हो, भले ही वो आपने ना गाया हो, आपने ना लिखा हो, लेकिन वो आप लोग को पसंद हो। एक वो ढाबरे जी का गीत है तुम आए, जो अभी उनकी एल्बम का था, उन्होंने साथ में हम लोगों ने गाया भी था, अभी उनके साथ वो हम गाकर भी आए थे मुंबई में। आप साथ दीजिए। हाँ, बिल्कुल। तुम आए इस जनता में समता और ममता की जोत जगाए, बाबा साहेब विश्व रत्न महामानव तो बोधिसत्व, बाबा साहेब विश्व रत्न महामानव तो बोधिसत्व, तुम आए, तुम आए। आप लोग इतना अच्छा गाते हैं दोनों लोग, वो लोग जो इस विधा में आना चाहते हैं, जो संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं,
तो उनको क्या कहेंगे, कितनी मेहनत है, कितना रियाज है और वो कैसे तैयारी करें? मैं उन सबको बस यही बोलना चाहूँगी कि संगीत कोई आसान कला नहीं है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रियाज़ के माध्यम से ही आगे बढ़ा जा सकता है। यही एक संगीत में सशक्त माध्यम है जिससे कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और यदि वो कोई भी संगीत में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसे रियाज़ ज़रूर करना चाहिए। और संगीत की कोई भी उम्र नहीं होती, ये तो ज़िंदगी भर सीखने वाली कला है। आप क्या कहेंगे? सर, मैं अपने थोड़े से जो खुद के जो मेरे साथ हुआ शुरू से, क्योंकि संघर्षों का जीवन रहा है मेरे साथ। पिताजी एक ऑटो ड्राइवर हैं और उन्होंने बहुत मुश्किल से हमारे को पाला। तो पढ़ाई सबसे पहले, जो हमारी सबसे जो बड़ी नीड है, सब शिक्षित बनना। जो बाबा साहब के 3 मूल मंत्र है, शिक्षित, सबसे पहला तो शिक्षित बनने के लिए आप पढ़ाई करें। बैकग्राउंड जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो सबसे पहले फुलफ़िल करें। और म्यूज़िक को, अगर आप म्यूज़िक में आना चाहते हैं, किसी भी कला में आना चाहते हैं, तो आप उसको साइड बाय साइड आप उसको सीखें। कहीं से भी गुरु मिलता है, उसको गुरु बना के आप सीखें। और उसमें सीखने के बाद जो वहाँ से वो आप सीखें, उसको खुद को उसको प्रैक्टिस करें, रियाज़ करें उस कला का, और उसको निखारें ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद जब आप लगे कि आपको फील्ड में उतरना है, तो शीशे के सामने खड़े होकर आप परफॉर्म करने के बाद फिर जनता में, पब्लिक में उतरें, स्कूल में पार्टिसिपेट करें, कॉलेज में पार्टिसिपेट करें, तो आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में, आप कितने कैपेबल हैं जनता का दिल जीतने के लिए। तो ये थोड़ा सा आपको अपने आप पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़, कला का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप लोग एक गाने के साथ इस इंटरव्यू को क्यों ना समाप्त करें? आप लोग कुछ और गा के सुनाइए जो आप लोग का अपना हो, जो बहुत पसंद हो। तरन्नुम एक अपना गाओ, मैं अपना गाता हूँ, एक गाना गाता हूँ। हम अपनी टी सीरीज़ एल्बम का ही मैं गीत गाना चाहूँगी। बाबा का रथ अब ना रुकने पाएगा, बाबा का रथ अब ना रुकने पाएगा, छटेगा अंधियारा उजियारा आएगा, हो छटेगा अंधियारा उजियारा आएगा, हो बाबा का रथ अब ना रुकने पाएगा, छटेगा अंधियारा उजियारा आएगा। दिखने में लगते हैं हम सीधे साधे, लेकिन रखे हैं हमने बुलंद इरादे, छेड़ा रथ को जिसने मुँह की खाएगा, छटेगा अंधियारा उजियारा आएगा, हो छटेगा अंधियारा उजियारा आएगा, बाबा का रथ अब ना रुकने पाएगा, छटेगा अंधियारा उजियारा आएगा। और ये गीत मेरे पिताजी ने लिखा था और उन्हीं की कॉम्पोजिशन है, जिसको हमने टी सीरीज़ में भी इस गीत को लिया है, तो ये गीत मैं उनको भी समर्पित करती हूँ। ये गीत जो बाबा साहब के जो भी परिनिर्वाण दिवस आया, वहाँ पे कई कार्यक्रम हुए, तो वहाँ पे सुनाया, तो वो गीत मैं गुनगुनाना चाहूँगा दर्शकों के लिए। दीपक बन कर आए बाबा, रोशनी छोड़ के चले गए, जुल्म के बढ़ते सैलाबों का रुख मोड़ के चले गए, गुलामी की जंजीरों को बाबा तोड़ के चले गए, दीपक बन कर आए बाबा, रोशनी छोड़ के चले गए। अच्छा, मैं एक दो सवाल और करूँगा। आप लोग जो गाना भी खुद भी लिखते हैं, कंपोज भी खुद करते हैं और गाते भी खुद हैं? ऐसा होता है कि सभी गीत हम खुद नहीं लिखते, लेकिन कुछ गीत खुद लिखते भी हैं और कुछ हम जो जैसे कि कुछ लेखकों से लिखवा लेते हैं गीत, ताकि सबका योगदान रहे एक एल्बम में। और जो कॉम्पोजिशन है वो हेमंत जी, कुछ गीतों की हेमंत जी करते हैं, कुछ की मैं करती हूँ और कुछ की हम मिलकर भी करते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी एल्बम में जो भी है तो ज़्यादा कौन लिखता कौन है और कंपोज ज़्यादा कौन करता है? दोनों का ही, मतलब तरन्नुम का कुछ, क्योंकि बचपन से उस फील्ड में रही हैं, पिताजी का बहुत बड़ा योगदान और मिशन जो खून में मिला,
ये उनका थोड़ा सा ज़्यादा लिखने का, क्योंकि इनमें क्वालिटी है लिखने का, और कंपोजिशन का हम दोनों मिलके करते हैं। और म्यूज़िक डायरेक्शन का जो थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मैंने कई म्यूज़िक डायरेक्टर दिल्ली के हैं, उनके साथ असिस्ट किया है कुछ एल्बम्स को, कुछ फिल्म के गानों को, तो वो उसमें थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ। बाकी अभी फ़िलहाल आप लोगों का सब साथ रहा, तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं संगीतकार के तौर पे और गायक के तौर पे भी बहुजन समाज के नाम को रोशन कर पाऊँ, तो उसकी कोशिश भी मैं कर रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, तो आपने कहा कि आप बचपन से ही आपके पिताजी थे और आपने भी इस रास्ते को चुना, तो कभी एक डर नहीं हुआ मन में कि ऐसा फैसला ले लिया है जिसका बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, ऐसा कभी मन में नहीं आया? बचपन में जब मैंने काम करना शुरू किया तो हमारे घर में हम लोग शुरू से ही बहुत खुले रहे हैं बाबा साहब को लेकर। और जब शुरू से ही बाबा साहब के नाम से जय भीम और इसी तरीके से हमारा रहा है, तो पहले जब पिताजी के समय में ये काम अपने मिशन के लिए जो भी मेरा B2V2 के माध्यम से हमारा संगठन काम करता था, वो एक करियर के उससे नहीं था, वो समाज के लिए था, उनको समर्पित था। और वो पापा की जो मेरे पिताजी थे, वो अपने ही जो उनका जेब खर्ची होती थी उसी में से अपना उसका जो 25% है वो हमेशा दान करते थे, और वो उसी माध्यम से हमें भारत में जितने भी अलग अलग जो राज्य हैं उसमें ले जाकर हम लोग परफॉर्मेंस देते थे। वो अपने खर्चे से सब बच्चों को लेकर जाते थे, पूरा कॉस्ट्यूम, ड्रेसअप, मेकअप, हर चीज़ का वो खर्चा उठाते थे। तो इसमें कभी मैंने इसको एज अ करियर सोचा ही नहीं, बस यही था कि मैं जब तक हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने भी मुझे बोला है, और वो एक जब आप बचपन से करते आ रहे हो तो वो चीज़ खून में आ गई। तो बाबा साहब के लिए जो उनके लिए आपकी सोच थी, जो उनके संघर्षों को हमने बचपन से पढ़ा और देखा, तो खुद को कभी ऐसा हुआ नहीं कि इस मिशन से हटा जाए। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वो और चीज़ें समझ में आती हैं, तो उसी में ही अब प्रयासरत हूँ और आगे काम कर रही हूँ। तो इसमें कभी पीछे हटने का भी नहीं सोचा है। नेशनल दस्तक से बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी नेशनल दस्तक से बात करके और अपना अभी आपके साथ इतनी हमने बात की, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और बाकी मैं अभी बस यही बोलना चाहूँगी कि सभी युवाओं को मिलकर बाबा साहब का जो सपना है बौद्धमय भारत का, उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए। और ये भी कहना चाहूँगी कि जितने भी युवा बाबा साहब को अभी उनके विचारधारा पर चल रहे हैं और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा और सबका साथ दे रहे हैं, उनके लिए भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक ने जो जिस तरीके से हमें इंटरव्यू लिया है उसके लिए मैं आपको साधुवाद करना चाहूँगा, और आपकी पूरी टीम को, और बधाई के पात्र हैं कि आप जिस तरीके से समाज के नई नई प्रतिभाओं को भी आप सामने ला रहे हैं मीडिया के माध्यम से। फ़िलहाल जिस तरीके से हम सारे देश में जा रहे हैं और अलग अलग जातियों के युवाओं से भी मिल रहे हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों के अलावा भी दूसरी भाषा के, पुणे के अंदर और भी जो गुजरात के अंदर जो हमारे कार्यक्रम हुए हैं, तो वहाँ पे युवाओं को जोड़ने का और सारी जातियों को जोड़ने का जो बाबा साहब का सपना है वो हम लोग पूरा कर रहे हैं, और आप लोग भी लगे हुए हैं। तो मैं आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। जय भीम। तो आप जब भी तरन्नुम और हेमंत के गाने सुनेंगे तो उसमें मनोरंजन भी होगा, लेकिन उससे बढ़कर मजबूत देश बनाने के लिए कोशिश है जहाँ बराबरी हो, समानता हो और जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव का अंत हो। और जो भी भीम गीत सुनेंगे और जो भी भीम गीत गाने वाले लोग हैं, करियर बने न बने, देश बने, समाज बने, इंसानियत जिंदा रहे, मानवता जिंदा रहे, हर आदमी के अंदर मानवता हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, चाहे वो किसी आधार पे हो, लैंगिक भेदभाव हो, सामाजिक भेदभाव हो, धार्मिक भेदभाव हो, उसको ख़त्म करने की कोशिश होती है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले तरन्नुम और हेमंत के गाने सुनिए, उससे आपका मन तो बहलेगा ही, मनोरंजन भी होगा, आपके ज्ञान भी बढ़ेंगे, और जो बाबा साहब का सपना था उसमें भी आप अपना योगदान देंगे। और साथ ही उन गानों में एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना है जिसमें सभी के लिए बराबर मौका है, सभी के लिए बराबर अधिकार हैं और सभी तरह के समानता की बात कही जाती है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।